समय की मार। मैं मार्केट से घर आ रही थी। मौसम बड़ा ख़राब हो रहा था। आंधी तूफान आ रहा था। बारिश की संभावना बनी हुई थी। मैंने अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए। सोच ही रही थी कि बारिश से पहले घर पहुंच जाऊं। तब तक मेरी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी हुई एक महिला पर पड़ी। मैंने उनसे कहा, माँ जी, बारिश आने वाली है, आप जल्दी से घर चले जाओ, शायद ओले भी पड़ सकते हैं। और मैं जल्दी से आगे बढ़ गई। पता नहीं मन को तसल्ली सी नहीं लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला वहीं पर बैठी हुई थी। फिर मैं जल्दी से पीछे गई और मैंने पूछा, माँ जी, आप घर क्यों नहीं जा रही हो? बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और रात भी हो रही है। तब भी कुछ नहीं बोली। मैंने भी माँ जी का हाथ पकड़ा और जल्दी से ऑटो में बैठे और घर आ गए। हम थोड़ा थोड़ा भीग चुके थे। मैंने माँ जी को एक धोती निकाल कर दी और कहा, जल्दी से इसको पहन लो। माँ जी ने भी धोती पहन ली। फिर मैंने उनको कमरे में बिठाया और चाय बनाई, साथ में बिस्किट भी दे दिया। पता नहीं कब से खाना नहीं खाया होगा, ऐसे लग रहा था मुझे। माँ जी भी चुपचाप चाय बिस्किट खाते खाते आंसू पोंछ रही थी। यह सब प्रतिभा किचन के दरवाजे के पीछे से देख रही थी, पर उसने कुछ न बोला और माँ जी से कुछ पूछा। अब उनकी आंख लग रही थी। हल्की हल्की थकान सी नींद आ रही थी। मैंने माँ जी को कहा, माँ, स्टोर में एक चारपाई पड़ी हुई है, आप थोड़ी देर वहीं लेट जाओ। और यह हल्का सा कंबल दे दिया। वो सो गई। शाम 6 बजे का टाइम हो गया था। चिंटू और मिंटू भी खेल कर घर आ गए थे। सौरभ भी ऑफिस से आ गए थे। प्रतिभा ने सौरभ के लिए चाय बनाई और चाय दी। सौरभ चाय पी ही रहे थे कि मैंने बात छेड़ दी कि आज रास्ते में एक अम्मा पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, भीग रही थी और मैं उनको घर ले आई। सौरभ बोला, यह तो ठीक किया, पर आपने पूछा नहीं वो कहाँ जा रही थी और कहाँ उनका घर है? नहीं, उस समय मुझे यह बात करना उचित नहीं लग रहा था क्योंकि वह बहुत परेशान थी। सौरभ बोला, मैं पूछूं? प्रतिभा बोली, नहीं, अभी रुको, खाना बनाते हैं, खाना खाने के बाद पूछेंगे। तो फिर उनको घर कब ले जाएंगे? देखते हैं, कल चले जाएंगे। सौरभ बोला, उनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। प्रतिभा बोली, ठीक है, खाना खिलाते हैं फिर पूछते हैं। अब 8 भी बज चुके थे। खाने की तैयारी भी होने लगी थी। प्रतिभा ने टेबल पर खाना रख दिया। चिंटू, मिंटू, सौरभ टेबल पर बैठे हुए थे। तब मैंने स्टोर में जाकर माँ जी को जगाया। खाना बन चुका है, आप भी आइए। माँ जी बोली, अरे मुझे तो नींद पड़ गई। प्रतिभा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, चलो खाना खा लो। नहीं बेटे, अब मैं घर जाऊंगी, मैं चाय बिस्कुट खा लिए थे। मैंने माँ जी से कहा, माँ, रात का खाना खा लीजिए तब चले जाना। तो माँ मान गई और बैठ गई। अब चिंटू मिंटू ने खाना खाया। सौरभ ने दोनों को कमरे में भेज दिया। फिर माँ जी ने भी खाना खा लिया था। तब मैंने सौरभ को इशारा किया, आप पूछो कहाँ से आए हैं, कहाँ घर तो नहीं भूले हैं? तो हम फिर पता लगाएंगे। सौरभ ने भी इशारों में ठीक कह दिया। अब सौरभ ने पूछा, माँ जी, आप कहाँ जा रही थी इतनी रात को? क्या आप रास्ता भूल गए घर का? पहले तो कुछ न बोली, फिर अटक के बोलने लगी, हाँ बेटे, उम्र हो गई है, बुढ़ापे में भूल गई मैं रास्ता। पता नहीं, मुझे घर का रास्ता ही नहीं मिला, पर अब मैं चले जाऊंगी। घर में कौन है
आपके बेटा बहू होंगे, कहाँ पर रहते हैं माँ जी? हम अब मैं माँ को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ आ रखी है, क्योंकि उसका तो गांव से शहर लाकर बेटे ने छोड़ दिया था। अब माँ क्या बोले, पर वह झूठ पर झूठ बोल रही थी। प्रतिभा ने उनका झूठ पकड़ लिया। प्रतिभा तुरंत बोल पड़ी, माँ जी आप तो झूठ बोलना भी नहीं जानती। झूठ तो अच्छी तरह से बोलो, आपका झूठ तो पकड़ा गया। इतने में वह रो पड़ी और कहने लगी, बेटे मैं अच्छी भली गांव में रहती थी, अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। मेरा एक बेटा है, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और शहर में ही रह रहा था। एक दिन वो गांव आया और उसने मुझसे कहा, चलो माँ अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, इस घर को बेच दो और हमारे साथ शहर रहो। गांव में अकेली क्या करोगी? मैं ही पागल थी जो मैं उनकी बहकाने में आ गई और मैंने हाँ कर दी। बेटे बहू ने जल्दी से घर को बेच दिया और मुझे लेकर शहर आ गए। फिर मुझे स्टेशन पर बिठाया, पता नहीं कहाँ चले गई। कहने लगी, अभी होटल से खाना लेकर आते हैं, फिर खाना खाकर दूसरी बस में हमने जाना है। मैं बैठी बैठी रह गई, एक रात वहीं बैठी रह गई, दूसरे दिन भर भी वहीं बैठी थी। आज मैं पेड़ के पास आ गई थोड़ा चल के, तो तब तक प्रतिभा मुझे मिल गई। अब मैं अपने और कहानी क्या लगाऊं? अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है। अब तो भीख मांग के ही गुजारा करना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। सौरभ बोला, माँ जी आप हमारे साथ रहो, अब भी मैं आपके बेटे का पता लगाऊंगा। माँ जी बोली, नहीं बेटे, जो खुद लाकर खुद मुझे रास्ते में छोड़कर चले गया, क्या वह अब मुझे रखेंगे अपने साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा ही आप लोग बाहर स्टेशन तक छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी कहीं कहीं, मैं चली जाऊंगी कहीं। प्रतिभा बोली, नहीं माँ जी आप कहीं नहीं जाओगे, आप आज से हमारे साथ ही रहोगे। तब तक चिंटू और मिंटू दोनों बाहर आए। दोनों कहने लगे, मम्मी यह नहीं नए मेहमान कहाँ से आ रखे हैं, आपने इनका परिचय कराया ही नहीं। सौरभ सोच ही रहा था कि क्या बोले, तब तक प्रतिभा ने कहा, यह आपकी नानी माँ है। वह दोनों चौंक गए। नानी माँ मर गई थी क्या? भगवान ने उनको नीचे भेज दिया है? नहीं नहीं, यह दूर की नानी माँ है। आज से आप इनसे कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनोगे। जाओ अपने कमरे में नानी माँ को लेके जाओ तुम दोनों। सौरभ सोचने लगा, अब इनका क्या होगा। प्रतिभा झट से बोली, अब ये हमारे साथ ही रहेंगे, नहीं तो अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी। माँ जी का नाम कौशल्या था। कौशल्या के पति फौज में थे, वो लड़ाई के समय बर्फ में ढक गए थे, उनका पता नहीं चला, इसलिए उनका दस्तावेज अब चला तो उनके पैसे का हिसाब लाखों में था। अब सरकारी आदमी गांव में कौशल्या देवी को ढूंढने लगे। जब वहां नहीं मिली तो उन्होंने अखबार में फोटो डालकर उनका नाम निकाला। सौरभ अखबार पढ़ रहा था, उसकी नज़र उसी फोटो पर पड़ी। उसने कौशल्या देवी से पूछा, क्या यह आपके पति की फ़ोटो है? सौरभ ने कहा, आपको सरकारी आदमी ढूंढ रहे हैं, आपके खाते में लाखों के पैसे आ रखे हैं। कौशल्या कहने लगी, बेटे अब पैसे मैं कैसे निकालूं, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मुझे मालूम नहीं है। सौरभ बोला, मैं आपके गांव लेकर जाऊँगा और आप अपने पैसे ले लेना। आप फिर ले लेना। आज 4-5 दिन के बाद और माँ जी को गाँव लेकर गया।
गांव के पोस्ट ऑफिस में पैसे आए हुए थे। माँ जी ने वहाँ पैसे देके 20 लाख रुपए आ रखे थे। यह मैसेज विनोद ने भी देख लिया था। उसकी पत्नी चंदा बोली, चलो जल्दी से घर चलो। विनोद बोला, माँ घर में थोड़ी है। माँ को तो हमने गाजियाबाद शहर में छोड़ दिया था, अब हम कहाँ ढूंढेंगे। चंदा बोली, चलो गांव चलते हैं और बोल देंगे माँ की मृत्यु हो गई है और बेटे को तो मिलेंगे ही पैसे, हम ले लेंगे। अब वो दोनों गांव आ गए। उनको पता नहीं था कि माँ भी गांव में आ रखी है। वो आते ही पोस्ट ऑफिस जाकर बोलने लगे, माँ की मृत्यु हो गई है, अब यह पैसा हम निकालेंगे। पोस्ट ऑफिस में मैनेजर ने कहा, माँ तो पैसे लेकर चली गई है, तुम कह रही हो मृत्यु हो गई है। विनोद और चंदा को बड़ा झटका लगा। यह उन्होंने झूठ बोल दिया। घर आते ही पता लगा कि माँ चली गई है, कहाँ गई है यह पता नहीं था। सौरभ बोला, माँ आपके बेटे आएंगे, आप उनके साथ चले जाना, अब तो आपके पास बहुत पैसे हैं, अब आपको रख लेंगे। कौशल्या बोल पड़ी, नहीं बेटे, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, रहूंगी तो तुम्हारे पास ही, नहीं तो कहीं और चले जाऊंगी। अब मैं उनको एक पैसा नहीं दूंगी। एक दिन कौशल्या देवी के सारे पैसे सौरभ के बच्चे चिंटू और मिंटू के नाम कर दिए और अखबार में छपवा दिया। चिंटू और मिंटू और कौशल्या देवी की फोटो अखबार में छपी हुई देखकर विनोद और चंदा के होश उड़ गए। जैसे ही उनको पता लगा कि कौशल्या गाजियाबाद में रहती है, वो तुरंत वहाँ पहुँच गए और गिरगिट के जैसे रंग बदल दिया। कहने लगी, माँ जी हम आपको लेने आए हैं। पर कौशल्या देवी ने उनको पहचानने से मना कर दिया। कौशल्या देवी ने पुलिस को बुलाया और कहा, यह लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे इन लोगों से डर है, इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। पुलिस वालों ने उनको धक्के मार के बाहर रोड में फेंक दिया। प्रिय मित्रों, समय की मार ऐसी होती है, समय पलट के आ जाए पता नहीं लगता। कभी गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।